वेलकम। आईडी के कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। नाम हमारा राधा कृष्ण है। आज हम लोग जजों की नियुक्ति के बारे में पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति। अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को पढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको हमारे दिमाग में वो ले करके रखना पड़ेगा ताकि हम इसको सही तरीके से समझ सकें। ध्यान देंगे यहाँ पर जो जज हैं उनको कई कैटेगरी में अगर डिवाइड करेंगे तो कौन कौन निकल करके आएगा। ध्यान दीजिए, एक तो सामान्य जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट में वो हो गए। दूसरे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो हो गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में भी एक होता है कार्यकारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो हो गया। फिर उसके बाद एक होता है तदर्थ न्यायाधीश यानी एडहॉक जज, और उसके बाद एक पांचवा होता है सीनियर रिटायर्ड न्यायाधीश। जो रिटायर्ड हो जाता है वो भी जज के रूप में नियुक्त होता है। तो हमें इन पांचों की नियुक्ति के बारे में समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे नियुक्ति होती है। यहां पर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के बारे में जब हम देखेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 124 ब्रैकेट में 2 मतलब अनुच्छेद 124 खंड 2 में जजों के नियुक्ति के बारे में लिखा गया है। उसमें यह कहता है, सुनिएगा मेरी बात, कि राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा जजों की और चीफ जस्टिस की। जजों की भी नियुक्ति करेगा और चीफ जस्टिस की भी नियुक्ति करेगा। नियुक्ति करते समय वो सलाह लेगा जजों की। क्लियर? अब यहां पर सवाल उठता है कि जो ये जज सलाह देंगे वो सलाह राष्ट्रपति के ऊपर बाध्यकारी होगा या नहीं होगा, ये पहला क्वेश्चन खड़ा होता है। दूसरा क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि राष्ट्रपति जब सलाह मांगेगा तो किन जजों से मांगेगा और कितने जजों से मांगेगा। 2 जजों से, 4 जजों से, 10 जजों से, कितने जजों से सलाह मांगेगा। ये 2 महत्वपूर्ण सवाल खड़े होते हैं सामान्य जजों की नियुक्ति में। क्लियर? तो आइए इसको समझते हैं, डिटेल में पूरा समझेंगे। ध्यान दीजिएगा कि 1982 के पहले तक इस पर बहुत ज़्यादा कोई हम लोगों के पास पढ़ने के लिए अवेलेबल नहीं था। सामान्य तरीके से नियुक्ति हो जाया करती थी। एक बात यहाँ समझिए आप कि जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय 3 पिलर बनाए गए पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए, है ना। एक आपका विधायिका हो गया, दूसरी कार्यपालिका हो गई, तीसरी न्यायपालिका हो गई। ठीक, अब ये दोनों मिला करके व्यवस्थापिका हो गई। कौन कौन? विधायिका और कार्यपालिका दोनों मिला करके जो इसमें प्रधानमंत्री होता है, मंत्री होते हैं, वो सब जो है व्यवस्थापिका हो गए और न्यायपालिका हो गया। क्लियर? अब ध्यान देंगे यहाँ पर जब बात करेंगे न्यायपालिका की और व्यवस्थापिका की यहाँ पर, तो देखिए इन दोनों में लगातार हमेशा वर्चस्व की लड़ाई चलती रही। शुरू में कभी प्रधानमंत्री शुरुआत में इतने मजबूत हुआ करते थे कि न्यायालयों का अस्तित्व उतना नहीं था। फिर धीरे धीरे जब कोएलिशन का गवर्नमेंट आया, यानी कि मिलीजुली सरकार आना शुरू हुई, या देश में तमाम तरीके की अराजकता फैलना शुरू हुई, तो धीरे धीरे न्यायपालिका मजबूत होना शुरू हुई, अपना दायरा बढ़ाना शुरू करती है और व्यवस्थापिका धीरे धीरे उसके सामने कमजोर पड़ने लगती है। क्यों? क्योंकि इनके आपस में ही फूट पड़ चुकी थी और ये सिलसिला धीरे धीरे चलता रहा। ठीक है।
वर्तमान समय की बात करें तो पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन व्यवस्थापिक न्यायपालिका पहले ही इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब इस समय बैलेंस की स्थिति में दोनों हैं। ठीक है, तो वर्तमान समय की बात करेंगे तो कहीं से भी ऐसा नहीं है कि किसी का किसी के ऊपर वर्चस्व हो गया है। वर्तमान समय में माना यह जाता है कि बैलेंस्ड है। ठीक है, अब ध्यान देते हैं कि जब कोएलिशन गवर्नमेंट एरा स्टार्ट हुआ, यानी कि मिला जुला करके पार्टी बना सरकार बनाने वाला समय शुरू हुआ, तो उस समय धीरे धीरे न्यायपालिका ने अपने आप को मजबूत किया और हर चीज में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। ठीक, अब यहां देखते हैं 1982 में फर्स्ट जजेस केस में न्यायपालिका ने यह आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय आया जिसमें 7 जज थे, 4-3 के बहुमत से यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रपति के ऊपर बाध्यकारी नहीं होगा कोई भी सलाह। यानी जज, मुख्य न्यायाधीश कोई भी सलाह अगर देता है राष्ट्रपति को तो राष्ट्रपति के ऊपर बाध्यकारी नहीं होगा। राष्ट्रपति चाहे तो उसको माने, चाहे तो उसको ना माने। ये पहले जजेस के केस में, प्रथम न्यायाधीश के वाद में ये निर्णय दिया गया था 1982 में। फिर सेकंड जजेस केस 1993 में होता है। उसमें ध्यान दीजिएगा 2 बातें कही गई। पहला कि सलाह देगा कौन, तो बोला कि सलाह देने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने 2 सहयोगियों के साथ मिलकर के सलाह देगा। क्लियर है, ध्यान समझिएगा बात यहां पर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने 2 सहयोगियों से मिलकर के सलाह देगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब राष्ट्रपति को सलाह देगा तो वो अपने 2 न्यायाधीशों से, अपने यहां के 2 न्यायाधीशों से सलाह लेगा। लेकिन ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा वो इन दोनों का सलाह माने या ना माने। क्लियर है, ये जो चाहेगा अंतिम निर्णय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होगा। ये जो सलाह दे देगा राष्ट्रपति को वो राष्ट्रपति के ऊपर बाध्यकारी होगा। ऐसा निर्णय सेकंड जजेस केस में लिया गया। क्लियर। अब उसके बाद ईयर 1998 में 1998 में भारत के राष्ट्रपति ने एक सलाह मांगी सुप्रीम कोर्ट से। सलाह यह मांगा कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुनिएगा मेरी बात, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को सलाह देता है किसी जज के नियुक्ति के बारे में, लेकिन वो इन 2 जजों से बिना सलाह किए ही राष्ट्रपति को सलाह दे देता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपने यहां के जो 2 न्यायाधीशों से उसे सलाह लेनी थी वो सलाह नहीं लिया और मुख्य न्यायाधीश ने सलाह दे दिया राष्ट्रपति को कि आप फला आदमी को नियुक्त करो। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेगा? ये सलाह मांगी राष्ट्रपति ने ईयर 1998 में। तब उस समय 9 जजों की बेंच बैठती है जिसे संवैधानिक पीठ कहा गया। 9 के 9 जजों ने सर्वसम्मति से एक निर्णय लिया। वहीं से कॉलेजियम सिस्टम का आविर्भाव होता है, वहीं से कॉलेजियम सिस्टम शुरू होता है। क्या कहा गया ईयर 1998 में कि किस तरीके से क्या होगा, वो सारी चीजें एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान दीजिए। पहली चीज ये कहा गया कि परामर्श का मतलब न्यायाधीश से नहीं है बल्कि न्यायाधीशों से है। 1998 में जो निर्णय आया है उसमें पहला सेंटेंस बोला कि न्यायाधीश से परामर्श नहीं लेना है,
न्यायाधीशों से परामर्श लेना है, यानी प्लुरैलिटी है, बहुवचन है। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकेले सलाह नहीं दे सकता, यहां पर कई न्यायाधीश शामिल होंगे। पहली बात बोला। दूसरी बात बोला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देखिए दूसरी बात ये बोला कि सलाह कौन देगा, तो उसमें बोला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगा, उसके अलावा 4 और सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट के रहेंगे, जिसमें अगला जो चीफ जस्टिस बनेगा वो रहेगा ही रहेगा। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगा और उसके बाद जो अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाला होगा वो भी उसमें रहेगा, उसके अलावा 3 और उसमें जज रहेंगे। कुल मिलाकर के 5 जज उसमें होंगे और 5 जज आम सहमति से निर्णय देंगे, ना कि बहुमत से। बहुमत से निर्णय नहीं लिया जाएगा, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि 3 जज बोल रहे हो कि फला की नियुक्ति हो जाए तो वो सिफारिश की जाएगी, नहीं। आम सहमति से, यानी सब सहमत होंगे तभी वो सहमति मानी जाएगी, तभी उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, नहीं तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजा नहीं जाएगा। यानी 5 के 5 जज मिल करके निर्णय लेंगे कि किसकी नियुक्ति की जाए। ये 5 लिखित तौर पर सलाह देंगे राष्ट्रपति को और 5 के द्वारा दिया गया लिखित सलाह जो होगा वो राष्ट्रपति के ऊपर बाध्यकारी होगा। क्लियर? लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकेले कोई सलाह दे देता है राष्ट्रपति को तो वो राष्ट्रपति के ऊपर बाध्यकारी नहीं होगा। समझ आ गई बात? तो ये ईयर 1998 में ये सारी चीजें जो है आई और यहीं से वो 4 जज और वो एक मुख्य जज मिलके जो 5 लोग हुए, उन 5 को कॉलेजियम कहा गया। यानी कि कॉलेजियम जो रिकमेंडेशन करेगा, जो सलाह देगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उसके इतर, उससे हट करके किसी तरह की कोई नियुक्ति नहीं कर सकता है। तो ये हो गया जजों की नियुक्ति की कहानी। अब इसके आगे बढ़ेंगे। जजों में एक मुख्य जज होगा, ठीक है। मुख्य जज की नियुक्ति कैसे होगी? तो यहां पर सवाल खड़ा होता है 2। पहला सवाल कि मुख्य जज की नियुक्ति योग्यता के आधार पर होगी, या दूसरा सवाल कि मुख्य जज की नियुक्ति वरिष्ठता यानी सीनियरिटी के आधार पर होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट है। देश का जो मुख्य जज होगा वो योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाएगा या सीनियरिटी के आधार पर? आप बताइए, कमेंट करिएगा। आपको क्या लगता है क्या उचित होना चाहिए? ध्यान देंगे यहां पर 1973 के पहले ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं उठ रहा था। 1973 में एक केस आया केशवानंद भारती का, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। जिस दिन इसका निर्णय आया उसी दिन जस्टिस SM सीकरी रिटायर हो रहे थे। मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, वो रिटायर हुए। ध्यान देंगे जो निर्णय आया था वो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनके विरुद्ध था। उन्होंने क्या किया
कि उस जजमेंट में 3 जज जो ऐसे शामिल थे जो इंदिरा गांधी के खिलाफ थे, उनका नाम है JM सेलेट, KS हेगड़े और AN ग्रोवर। ये तीनों लोग केशवानंद भारती केस में, बेसिक स्ट्रक्चर मामले में, आधारभूत संरचना मामले में, संविधान की आधारभूत संरचना के मामले में समर्थन किया था, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री के डिसीजनों के खिलाफ था। इसलिए प्रधानमंत्री ने इन लोगों को बाइकाट करवाते हुए, ये तीनों सीनियर थे, JM सेलेट सीनियर थे, KS हेगड़े सीनियर थे, AN ग्रोवर सीनियर थे, इन तीनों को वरिष्ठता सूची को हटाते हुए इनसे जो नीचे थे उनका नाम था AN रे। AN रे को 1973 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया SM सीकरी के बाद। यानी पहली बार ऐसा हुआ कि वरिष्ठता को हटा करके अब योग्यता ही यहां कही जाएगी। उन्होंने कहा कि ये ज्यादा योग्य है, इसलिए इनको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। क्लियर। 1973 से 1977 तक AN रे हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश रहे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। उसके बाद 1977 में एक और केस आ जाता है, वो बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, हैव द बॉडी इन फ्रंट ऑफ कोर्ट विद इन 24 आवर। ठीक, इसके मामले में भी जो है एक जज थे, जज का नाम था हंसराज खन्ना। हंसराज खन्ना सीनियर थे, उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना था, लेकिन हंसराज खन्ना बंदी प्रत्यक्षीकरण वाले केस में सरकार के अगेंस्ट में जाकर के इन्होंने निर्णय दिया। तो उस समय प्रधानमंत्री ने हमीदुल्ला बेग को तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया है। यानी कि AN रे के बाद हंसराज खन्ना सीनियर थे, उनको बनना चाहिए था, लेकिन हंसराज खन्ना को ना बना करके हमीदुल्ला बेग को बना दिया गया। ये 2 ऐसे मौके रहे जहां पर सीनियरिटी को आधार ना दे करके, सीनियरिटी को बेस ना बना करके लोगों ने योग्यता बेस बनाई। सरकार ने कहा कि ये लोग योग्य हैं, इसलिए इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा 1993 में, इसमें सेकंड जजेस केस में 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दे दिया कि जो सीनियर होगा वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा, उसमें योग्यता आधार नहीं आएगी। अब आप बताइए क्या यह सही निर्णय है या नहीं है? इसके क्या पॉजिटिव्स होंगे, क्या नेगेटिव्स होंगे, आप बताइएगा कमेंट में। तो ध्यान दीजिए 1993 के बाद से यह फिक्स हो गया कि जो सबसे सीनियर होगा वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा, कोई योग्यता ऐसा कुछ भी उसमें लाया नहीं जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर किसी कारणवश कार्य कर पाने में असमर्थ हो, यानी अस्वस्थ हो गया हो या कुछ ऐसी स्थिति आ गई हो कि वो कार्य ना कर पा रहा हो, तो ऐसे में एक एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहिए, यानी कार्यकारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहिए। उसके बारे में हमारे संविधान में अनुच्छेद 126 में लिखा गया है, जिसमें यह कहता है कि हमारा राष्ट्रपति उन जजों में से, जो सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, उनमें से किसी एक को एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त कर सकता है। जब ये स्वस्थ होकर के वापस आएगा तो वो अपना पद संभाल लेगा। क्लियर है। लेकिन 1993 के बाद, ईयर 1993 के बाद, जब यह कह दिया गया कि सीनियर मोस्ट जो होगा वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर नहीं है किसी कारणवश, तो उसकी जगह पर जो सबसे सीनियर है वो ऑटोमेटिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में कार्य करता है। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 और तरह के न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए जाते हैं। एक होता है तदर्थ, जिसे एडहॉक कहते हैं, और एक होता है रिटायर्ड जज। ठीक है, दोनों में बेहद बहुत कुछ समानता है। एक पतली सी लाइन है जो डिफरेंस क्रिएट करती है, समझिएगा इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है।
इम्तिहान में फेवरेट टॉपिक है ये दोनों, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तदर्थ मतलब होता है किसी उद्देश्य विशेष के लिए। अगर किसी उद्देश्य विशेष के लिए मान लीजिए कि 11 जजों की जरूरत है, ठीक, किसी कारणवश सुप्रीम कोर्ट में 11 जज मिल नहीं पा रहे हैं, अन्य कार्यों में व्यस्त है, या कोई बीमार हो गया, या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो 11 जजों का जो कोटा है, कोरम है, उसको अगर पूरा करना है तो अब कहां से जज लाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में तो लिमिटेड जज हैं, मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ है कितने जज हैं, ठीक। तो अब क्या करेंगे? तो अब दो रास्ते हैं, या तो जो रिटायर्ड जज हैं उनको ले आए, हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं या तो उनको ले आए, या जो हाई कोर्ट में वर्तमान में जज हैं उनको ले आए। तो जो हाई कोर्ट के वर्तमान जज हैं उनको ले आएंगे तो उन्हें तदर्थ न्यायाधीश कहेंगे, एडहॉक जज कहेंगे, और जो रिटायर्ड है उनको ले आएंगे तो सेवानिवृत्त जज कहलाएंगे। एडहॉक जजों की नियुक्ति के लिए आर्टिकल 127 है और सेवानिवृत्त जजों के लिए आर्टिकल 128 है। समझिएगा बात यहां पर क्या होता है, देखिएगा। अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायाधीश की आवश्यकता है तो वो किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पहले इंगित करेगा। मान लो इलाहाबाद हाई कोर्ट है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बताएगा कि हमें आपके यहां से फला आदमी चाहिए, फला जज हमें चाहिए, क्लियर। साथ में वो राष्ट्रपति को भी बताएगा कि हम फला जज को अपने यहां पर एडहॉक जज के रूप में नियुक्त कर रहे हैं। कौन बताएगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बताएगा, साथ में प्रेसिडेंट को बताएगा। यहां तक समझ में आ गई बात? और उस जज से अनुरोध करेगा, जिस जज को, जो हाई कोर्ट का जज है, उसे अगर वो सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करना चाहता है तो उससे वो अनुरोध करेगा, क्लियर है। उसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर देगा। वह न्यायाधीश का वेतन भत्ता सब कुछ प्राप्त करेगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन भत्ता सब कुछ प्राप्त करेगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, सेवानिवृत्त जज की बात करते हैं। सेवानिवृत्त जज में क्या होगा? मान लीजिए लखनऊ हाई कोर्ट का कोई जज रिटायर्ड हो गया है, अब उसको सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि वो आकर के उसके यहां काम संभाले, तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो जो रिटायर्ड जज है उसको अनुरोध करेगा, साथ में राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा। इन दोनों को बताने के, राष्ट्रपति को सिफारिश करने के बाद सेवानिवृत्त जज से अनुरोध करेगा और उसके पश्चात फिर ये उसकी नियुक्ति करेगा, जज की, उस सेवानिवृत्त जज की नियुक्ति करेगा। अब अंतर समझिए, दोनों में अंतर समझिए, तदर्थ और सेवानिवृत्त में। तदर्थ वाले में ध्यान दीजिएगा, तदर्थ वाले में उस हाई कोर्ट के मुख्य जज से भी परमिशन लेना पड़ेगा, लेकिन रिटायर्ड जज वाले में जो हाई कोर्ट जिस कोर्ट से वो रिटायर्ड हुआ है उसका किसी तरीके का कोई लेना देना नहीं होगा। आई थिंक थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे ना, रुकिए मैं आपको यहां पर एक फिगर बना करके समझा देता हूं फटाफट। ध्यान दीजिए, ये
सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट है और ये सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है। और ये मान लो कि कोई हाई कोर्ट है और ये हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है और इसमें और तमाम न्यायाधीश हैं, ठीक है। और ये एक न्यायाधीश है जो इस हाई कोर्ट से रिटायर हो चुका है। समझ आ रही बात? अंतर समझिएगा। अगर मान लो इसमें से इसको सुप्रीम कोर्ट के जज को इसको ले जाना है यहां पर, तो इसे हाई कोर्ट के मुख्य जज से परमिशन लेनी पड़ेगी, साथ में राष्ट्रपति से भी परमिशन लेनी, इससे भी लेनी पड़ेगी, इससे भी लेनी पड़ेगी, और साथ में इससे अनुरोध करना होगा। क्लियर है? लेकिन अगर इसको यहां ले जाना है रिटायर्ड वाले को, तो इसका कोई रोल नहीं होगा, चीफ जस्टिस का, उस कोर्ट के चीफ जस्टिस का कोई रोल नहीं होगा। बस ये इसको अनुरोध करेगा और राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। समझ आ गई बात? अब ध्यान दीजिएगा बात, एक और बात। जब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश से अनुरोध करेगा, तो उस हाई कोर्ट का न्यायाधीश उसके अनुरोध को नकार नहीं सकता है, यानी उसे आना ही आना पड़ेगा। लेकिन रिटायर्ड जज के पास यह अधिकार होगा कि इसके अनुरोध को वो अस्वीकार भी कर सकता है। समझ आ गई बात? क्लियर हो गया? आगे देखिए, इसको वेतन जो मिलेगा जब ये यहां जाएगा तो इसको यहां वाला वेतन भत्ता सब कुछ मिलेगा। लेकिन ये जो रिटायर्ड जज है जब ये यहां से यहां जाएगा तो इसको वेतन जो है वो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा कि कितना वेतन मिलेगा। जरूरी नहीं कि उसे जज वाला वेतन मिले। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थोड़ा सा आज कठिन चैप्टर था, काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स थी इसमें, लेकिन अगर नहीं समझ में आया है तो दोबारा वीडियो देखिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। काम मेरा अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा जितने क्वेश्चन पूछे गए आपसे, सब्सक्राइब भी करिएगा। बने रहने के लिए धन्यवाद।